नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आज हम आपको एक ऐसे खास शख्सियत से मिलाएंगे। वक्त तो लंबा लगा, लेकिन जब वक्त आया तो चारों तरफ बस एक ही नाम है। नाम बनाने में भी, बिहार से मुंबई का रास्ता तय करने में पाँव के छाले शायद किसी ने ही न देखे हो, लेकिन मन के हौसले का जो उड़ान था, उसे अभी देखना लोगों को बाकी है। लेकिन हार नहीं मानी। छोटे किरदार मिले उसे, बुने सपनों के किरदारों को निभाते गए, और आज चारों तरफ नाम है। नाम है अमरेंद्र शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच अश्विन जी। थैंक यू। सबसे पहले तो सर, भैया जी की मूवी जिस तरीके से चारों तरफ तारीफें हो रही हैं, उसमें आपके किरदार को भी लोग सराह रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में हम अपने दर्शकों के माध्यम से ये जानना चाहेंगे, क्योंकि पत्रकार का काम ही होता है कि जनता की बात पूछें। आपको किरदार के बारे में बताएं, जिससे हमारी ऑडियंस और बेहतर तरीके से जान सकें। और जब स्क्रिप्ट आई थी तो कब मन में क्या विचार था, बाकी चीजों पे और हम विस्तार से बातचीत करेंगे। पहले अपने किरदार के बारे में सर बताएं। भैया जी, में मेरे किरदार का नाम नियाज है। जी। मुस्लिम कैरेक्टर है। जी। जो मनोज सर जो अ, जिसके भैया जी का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जी। जी। उनका बहुत ही खास आदमी रहता है। राइट हैंड है वो। जी। और राइट हैंड इस तरह का नहीं है कि बस उनके साथ खड़ा रहता है केवल। जी। उनके हर सुख दुख में, उनके परिवार के सुख दुख में एक भाई की तरह वो भी है। जिस जी। तरह जी। से मुझे कैरेक्टर को समझाया गया था कि आप केवल एक उनका राइट हैंड बन के नहीं रहना है आपको। आपको एक परिवार का एक सदस्य बन के रहना है, एक भाई की तरह। तो उसी हिसाब से मैंने उस कैरेक्टर को जीने की कोशिश करी। और उनके सुख दुख में अगर अगर कुछ भी होता है उस परिवार में, उस फैमिली में, तो ये किरदार हमेशा उनके साथ अ, अंगद की तरह खड़ा रहता है, पांव जमा के उनके साथ। जी। जी। तो तो यही है। और बाकी मनोज जी थे तो उनके साथ इस कैरेक्टर को करने में और इसकी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने मुझे बखूबी उस किरदार के बारे में बताया, समझाया कैसे करना है। हमारे जो डायरेक्टर हैं अ, कर्की साहब, उन्होंने भी जिस तरह से ब्रीफ किया मेरे कैरेक्टर को लेकर, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता था। देखिए सर, बाकी तो एक सवाल तो ये भी बनता है कि जब भैया जी कहें कि किरदार में आपको कौन सी ऐसी खास बात लगी जो आप निभा रहे हैं। जब आपके पास आया होगा तो अब मन में बहुत कुछ चलता है कि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ और एक मंझे हुए कलाकार मनोज सर के साथ आप काम करेंगे, तो कौन सी ऐसी बातें आपको अट्रैक्ट की, जो आपको लगा कि नहीं, ये रोल तो मुझे करना ही चाहिए। मेरे पास एक ही ऑप्शन ही था इस किरदार को करने का। जी। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। और मैं इससे पहले मनोज सर के साथ जोरम कर चुका था। जी। अ, अ, देवाशीष मखीजा सर की फिल्म थी वो। तो वो इंटरनेशनली बहुत ही अप्रिसिएशन मिली उसको, बहुत सारे अवार्ड्स मिले उसको। तो एक किरदार मैं उनके साथ कर चुका था। और वो किरदार ऐसा किरदार था कि उसमें मेरा और मनोज सर का जो भी सीन था वो पर्टिकुलर हमारे आमने सामने का सीन था। और बहुत ही इमोशनल सीन था और बहुत डेप्थ वाला सीन था वो। तो उसको मैं उनके साथ पहले निभा चुका था। तो मैं उनके साथ एक कंफर्ट फील कर रहा था कि मेरा सपना तो हमेशा से रहा है कि इतने बड़े जो बॉलीवुड के इतने दिग्गज एक्टर के साथ काम करने का। हम बेतिया से रहने वाले हैं, बेतिया के रहने वाले हैं। जी। जी। मेरे लिए मनोज सर का के साथ काम करना एक सपने से कम नहीं था। मैंने जब से थिएटर शुरू किया, तब से मेरा सपना था कि उनके साथ काम करूं। तो इजी था मेरे लिए। इजी। डर तो हमेशा रहता है, एक इतने दिग्गज एक्टर के सामने आप परफॉर्म कर रहे होते हो, तो वो हमेशा डर रहता है। लेकिन डर इस चीज को लेके रहता है कि परफॉर्मेंस कितना बेटर करना है उनके सामने। कि उनके सामने मुझे प्रूव करना है कि मैं उनको देख के, उनसे सीखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं
क्योंकि आपने 1971 की बात करी है, तो वो मेरी पहली फिल्म थी। और जी जी मैं इसलिए उस सिनेमा को किया था, मैं ही बता देता हूँ उसको। जी जी, बिल्कुल तो सर। मैं उस समय दिल्ली में थिएटर कर रहा था। तो उस समय मेरे पास ऑफर आया। ऑफर क्या था कि ऐसे मैं पाकिस्तानी सोल्जर बनना था। बताया गया कि इसमें मनोज सर है मेन लीड में। मैं बिना सोचे हाँ बोल दिया। मैं बोला कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा सीखने के लिए मेरे बिल्कुल। लिए। मैं उनको सामने से देखूंगा, और लिटरली मैं 2 महीने उनके साथ रहा हूँ। और 2 महीने तक उनको देखता रहा, सीखता रहा। उसमें मेरा कुछ खास किरदार था भी नहीं। मैं दिखता हूँ ऐसा नहीं, मैं जाता हूँ तो अपना एक ये किरदार कुछ ना कुछ छोटा निकलवा ही लेता हूँ। तो इस तरह का था वहां पे, तो मैं दिखता भी हूँ। और उसमें एक परफॉर्मेंस भी दिया हूँ मैं, ऐसा नहीं है नहीं किया हूँ। लेकिन उसके बाद कितने साल लग गए, मनोज सर से मैं मिला ही नहीं उसके बाद। और वो मुझे वहां पे बहुत सारे बहुत प्यार दिए थे। 1971 में मनाली में हम शूट कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद मैं मुंबई आने के कई साल हो गए, मैंने न कभी उनको फोन किया, न कभी उनसे मिलने की कोशिश करी। उसका रीजन एक ही था कि मुझे इसके बाद जो भी फिल्म मिले, मैं उसमें उनके साथ परफॉर्म करूं, और अच्छे किरदार में करूं, जो कि मुझे जोरम के थ्रू मिला मुझे। तो हमेशा उनके सामने परफॉर्म करने में डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है और मुझे। आप उनकी बात कर रहे हैं ना, वो भाव में बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूँ। क्योंकि जब आप जिसे आइडोलाइज करते हैं उनके साथ परफॉर्म करना, उनके साथ एक स्क्रीन फ्रेम में रोल करना, मतलब वो जैसा रहता है कि खुली आंखों से देखा हुआ सपना सच हो जाता है। आप दोनों एक ही बिल्कुल। शहर से, एक ही गांव से आप आते हैं। सर, क्या हाँ, कैसा फील गांव करते से हैं? नहीं है, हम गांव एक, से नहीं है। एक ही शहर। एक एक जिला से हैं हम लोग, जी जी। बेतिया बेतिया चंपारण, जो जिले। वेस्ट चंपारण जो है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है हमारा। जी जी बाकी गांव उनका बहुत दूर है मेरे गांव से। जी जी लेकिन रीजन यही था, मैं मुझे बॉलीवुड में आने का रीजन मेरे अंदर तो था ही कि मुझे एक्टर बनना है। लेकिन उनको पर्दे पे देख के जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मुझे भी करना है, इनके जैसा बनना है। तो वो कॉन्फिडेंस उनके थ्रू आया। और उनको देख के मैं, ऐसा नहीं था कि मैं वहां बेतिया से सीधे भागकर मुंबई आ गया, ऐसा नहीं किया मैं जो जो जिस रास्ते से उन्होंने बॉलीवुड की जर्नी तय करी थी, उसी रास्ते को मैंने भी अपनाना शुरू किया और सीखना शुरू किया। क्योंकि मैं उनका इंटरव्यूज, उनके बारे में हमेशा पढ़ते रहता था, उनके बारे में जानकारियां लेते रहता था। बाकी और बॉलीवुड के जो एक्टर्स थे, उनसे भी सीखता रहा हूँ, और उनका भी इंटरव्यूज वगैरह पढ़ते रहा हूँ, सुनता रहा हूँ। तो मैं एक तरीका अपनाया कि नहीं, मुझे भी थिएटर करना है, और अच्छा थिएटर करना है। उसके बाद देन मुझे लगे कि नहीं, अब मैं कर सकता हूँ, तैयार हूँ, देन मुझे बम्बई का रुख करना है। तो ये उनके थ्रू ही मैं मतलब इंटरव्यू से जाना पहचाना। कितना मुश्किल होता है जी। सर, एक छोटी सी जगह से आना जहाँ थिएटर का उतना संसाधन नहीं है, सिनेमा को उतनी, जब आप शुरू किया था उतनी पहचान नहीं मिल पा रही थी। वहां से आके एक अलग पहचान बनाना वाकई में मतलब बिल्कुल अलग सा जैसा लगता है। कितनी मुश्किलें, आपने सफर कैसे तय किया, इसके बारे में भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। सबके साथ ऐसा रहा है, मतलब स्ट्रगल तो हर लाइन में है, और स्ट्रगल तो, लेकिन मैं कभी स्ट्रगल को बहुत एक बर्डन की तरह नहीं लिया है कभी। मुझे पता था कि स्ट्रगल तो है, अभी भी स्ट्रगल है। मैं ऐसा कुछ बन नहीं गया हूँ, अभी तो स्ट्रगल चल ही रहा है। क्योंकि अभी शुरुआत हुई है मेरी, इतने सालों बाद अब मेरी शुरुआत हुई है। तो मैं स्ट्रगल, काम न मिलने का स्ट्रगल, परिवार का प्रेशर, फिर आप अकेले रह रहे हैं यहाँ पे, आपके पास पैसों की दिक्कत है, कोई काम देने को तैयार नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये कभी नहीं हुआ कि मैं भूखे सो रहा हूँ, मैं कहीं रोड पे सो गया, कहीं इधर नहीं, मैंने ऐसा कभी, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं होने ही नहीं दिया। मैं प्लानिंग के तहत आया था। हाँ, मुझे काम नहीं मिल रहे थे, तो मैं छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया कि मुझे करते रहना है, कैमरे के आगे रहना है मुझे। तो मैं एपिसोडिक शोज वगैरह मैं करना शुरू कर दिया, जिससे पैसे आते थे।
तो मेरा गुजारा चलते रहता था। हाँ, परिवार के लिए मैं नहीं कर पा रहा था। तो वो एक प्रेशर हमेशा से रहा है और आज भी रहता है। तो पैसे के प्रॉब्लम्स रहे हैं। काम, कोई यहाँ गॉड फादर नहीं है आपके पास, यहाँ पे कोई आपको बताने वाला नहीं है। और मैं थोड़ा सा लोगों से मिलने में थोड़ा संकोच बहुत करता हूँ। तो काम मांगने में बहुत संकोच करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं काम कैसे मांगू, किससे मांगू। क्योंकि एक बार जाता हूँ, अगर कोई बोलता है कि नहीं, तो फिर वहां जाने में मुझे शर्म आती है कि यार क्या बोल। लेकिन ये शर्म नहीं आनी चाहिए। आप, मनोज सर ने खुद ही बोला है कि आपको काम मांगते रहना है, शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको बार बार मांगिए, जब तक आपको काम मिल नहीं जाता है तब तक मांगते रहिए। तो काम मांगने में अब शर्म नहीं आता है। मतलब बोलता हूँ लोगों से, बिल्कुल। लेकिन शुक्र है। बिल्कुल सर, जी उन्होंने जी। बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि थोड़ा अगर पीछे चलते हैं सर, बिहार की अगर बात करें, शहर से, छोटे से शहर से, बेतिया से आप आते हैं, तो एक आप एक बच्चा या एक युवा अपने आंखों में एक अभिनेता बनने का सपना अगर तैरता है, और अपने माँ बाप, अपने घर के सुख सब कुछ छोड़ के सर मुंबई जैसे शहर में आता है, जहाँ उसका गॉडफादर नहीं है, कोई नहीं है, कब कहाँ सोना है, कब ब्रेक मिलेगा कि नहीं, सालों बीत जा रहे हैं। तो सर एक चैलेंजिंग तो है काम मांगना, क्योंकि आपने बहुत कुछ सर छोड़ के आए। लोगों को आज बिल्कुल। सब कुछ देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या आप कितना अपने साथ क्या क्या त्याग किए हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सर मैं वो थोड़ी सी कहानी जानना चाहूंगा जो हकीकत में है, कि कब आपको लगा कि आपको एक्टिंग की दुनिया में आना चाहिए, एक अभिनेता बनना चाहिए, आपके सपनों में कब वो ख्वाब तैरे, दिखे, देखना शुरू किया आपने? बचपन से आ गया था। मतलब जब वो महाभारत और रामायण का टाइम था जी और सर। नया नया टीवी आया हुआ था, जी। तो मेरे घर पे टीवी था नहीं। जी। तो मैं हम लोग दूसरे के घर पे जाते थे और वो लोग भगा देते थे हम लोगों को। तो वो एक टीस थी कि ये क्या चीज है यार, जिसको देखने के लिए हम लोग भाग रहे हैं, इसके अंदर क्या है। वो एक बनने का जो आया मेरे अंदर। अब मैं थोड़ा सा बचपन में नाचता वगैरह था, गाना भी गाता था, तो लोग मुझे बारात वगैरह में नचवा देते थे। तो मेरे अंदर था, मैं नाच लेता था, गा लेता था, कहीं पे भी कोई भी कुछ बोल दे तो मैं करने लगता था। किसी बारात में मुझे अ, अंदर बैंड बाजा के बीच में भेज दिया, मैं नाच रहा हूँ, मतलब इस तरह का था। तो मेरे अंदर था। तो वो एक था। मैं उस समय मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। बस मजा आता था नाचने में, तो करता था। लेकिन जैसे टेलीविजन का जो रामायण का और महाभारत का दौर आया, और उसके बाद हम लोग चित्रहार देखते थे, तो मैं जब पहली बार मैं देखा था फूल और कांटे का गाना, अजय देवगन का, ठीक है ना, वो बाइक पे जो गाते हुए जा रहा है, तो मुझे लगा ये तो मैं हूँ यार, मेरे जैसा लगा हूँ। ठीक है। तो अजय देवगन को देख के मैं, मुझे लगा कि अब ये थोड़े पता था कि अजय देवगन कितने, उनके पापा जो है कि इतना स्ट्रगल करके अपने आप को एस्टेब्लिश किए हैं मुंबई में, उसके बाद देन इनको मिल रहा है क्या है। मुझे उस समय तो कुछ पता नहीं था, लेकिन लगा कि नहीं, मुझे भी बनना चाहिए। देन उसके बाद धीरे 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 हम, ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं और कैसे मुंबई भाग जाऊं। फिर जैसे जैसे मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद फिल्म तब तक देखना तो मतलब पागलपन हो गया था। बहुत फिल्म देखता था भाग भाग के सिनेमा हॉल में। और उसके बाद से फिर मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद मैंने आईएससी में एडमिशन लेके मैं दिल्ली भाग गया। दिल्ली जाने के बाद उस समय तक मैं इन इन लोगों के बारे में जानना शुरू कर दिया था, मनोज सर के बारे में, उनके बारे में। तो कैसे कैसे ये लोग दिल्ली गए थिएटर करने के लिए। तो पहले, सबसे पहले मैं भागकर एनएसटी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया मैं। उसको भी, उसकी भी एक लंबी कहानी है। 2 महीना तक तो मुझे मंडी हाउस ही नहीं मिला था, कहाँ है वो। ठीक है। तो वहां गया। फिर वहां जाने के बाद वहां मुझे बताया गया कि नहीं, आप अभी ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा थिएटर कीजिए, देन उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भर के तब आप यहाँ आ सकते हैं। तो फिर मुझे पटना आया। मैं पटना आने के बाद मैं, पंकज त्रिपाठी भैया मिल गए, उनके साथ थिएटर शुरू कर दिया और उनके साथ थिएटर किया। फिर मैं कलकत्ता चला गया। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किए, तो मैं कलकत्ता उषा गांगुली का रंगकर्म भी ज्वाइन कर लिया, रेपेट्री पे। रेपेट्री में था वहां पे किया। फिर उसके बाद दिल्ली आया कि मुझे दिल्ली एनएसटी करना है।
तो यहाँ आने के बाद तब तक मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था, थिएटर का एक्सपीरियंस भी हो चुका था। तो देन उसके बाद उसको एनएसडी भर दिया मैं। और उसके साथ ही साथ मैं साहित्य कला परिषद रेपेट्री ज्वाइन कर लिया, दिल्ली सरकार का जो था। वहां मैं रह के वहां थिएटर किया रेपेट्री में। और एनएसडी देता रहा, एनएसडी में नहीं हुआ तो ऐसा लगा कि मनोज जी का नहीं हुआ तो हीरो बन गए, तो मैं भी तो बन ही सकता हूँ। थिएटर तो कर ही लिया हूँ, इतना जम के थिएटर कर लिया हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने थिएटर किया था। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैं वहां नहीं हुआ तो फिर मैं मुंबई आ गया 2007 के आसपास। जब उसी बीच में मैं 1971 कर दिया था। सर जब पहला आपको रोल मिला, मैं आपके इंडस्ट्री में शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहूंगा कैसे हैं, क्योंकि आप जो एक बच्चा टीवी देखने जाता है किसी के घर में, जब उसे भगाया जाता है, मना किया जाता है, तो जब पहली बार किरदार पे और इस बड़े स्क्रीन पे सर अपने आप को देखते हैं, तो ये 1 मिनट में तो सब कुछ सर घूमने लगता होगा। वो बचपन की यादें, वो थिएटर का काम, सब कुछ घूमने लगता होगा। उस समय क्या सर पहले जो ब्रेक मिला था क्या चल रहा था, सबसे पहले आप किसे बताएं? सबसे पहले तो मैं अपने घर वालों को बोला था, मम्मी पापा को बोला कि मुझे मैं टीवी पे आने वाला हूँ। अच्छा, मैं आते ही टेलीविजन नहीं किया था, मुझे आते ही मुझे फिल्म ही करना था। तो मैं जी। बहुत सारे डायरेक्टर्स का एक लिस्ट बनाया हुआ था कि मुझे इनके। तब तक क्या हो गया था ना कि थिएटर करते करते आप जो है एक क्रिएटिव लेवल पे आप बहुत, आपका माइंड सेट हो गया था। मेरा माइंड सेट हो गया था क्रिएटिव लेवल पे। तब तक हम वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू कर दिए थे, सिनेमा को समझना शुरू कर दिए थे। तो तो अब धीरे धीरे क्या हो गया था कि नहीं, अब इनके साथ सिनेमा करना है, इनके साथ करेंगे तो एज एन एक्टर ग्रोथ भी होगा आपका। और आपका एक क्रिएटिव लेवल पे आप एक अच्छे एक्टर के तौर पे जाने जाएंगे। तो इस लिहाज से मैं मणिरत्नम सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। तो उनकी एक फिल्म मिली थी रावण, तो वो फिल्म में अभिषेक बच्चन जी थे और ऐश्वर्या राय जी थी, तो उनके साथ किया था मैं। उसमें भी मेरा कुछ खास नहीं था मैं देखता हूँ, उनका फ्रेंड का कैरेक्टर था अभिषेक बच्चन का, तो वो प्ले किया था। तो इस तरह से कुछ कुछ डायरेक्टर्स को मैं टारगेट किए हुए था। लेकिन मेरे मुझे ढंग के काम नहीं मिल रहे थे, पैसे की दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैं टेलीविजन की तरफ रुक किया। तो मेरा चेहरा वैसा है नहीं, मैं चॉकलेटी चेहरा है नहीं, बालाजी का जिस तरह का सीरियल है उस तरह का तो था नहीं मेरे पास। जी तो जी। उस समय क्राइम पेट्रोल वगैरह चलते रहता था, तो उसके तरफ रुक किया, तो वो एपिसोड्स मुझे मिलने लगे, उससे कुछ पैसे आने लगे। तो धीरे 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 तो टेलीविजन पे देख के ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि उस समय माइंड मेरा अलग हो चुका था। अब हम कुछ और सोचने लगे थे, अब वो भेद खत्म हो गया था मेरे लिए। स्टार शाहरुख खान जी को देखना, अजय देवगन को देखना, बड़े बड़े स्टार को देखना, नाचना गाना, वो सारे भेद मेरे अंदर से मिट चुके थे। तो अब मैं एज एन एक्टर के तौर पे अपने आप को स्थापित करना चाहता था कि कैसे मैं अब मुझे नसरुद्दीन शाह अच्छे लगते थे, ओम पुरी साहब अच्छे लगने लगे थे, पंकज कपूर साहब अच्छे लगने लगे थे, इरफान खान जी अच्छे लगने लगे थे। और मनोज सर तो खैर भगवान के तौर पे ही थे हमारे लिए, मैं तो उनको देख के ही आया था। तो ऐसे ऐसे एक्टर्स के हम बाद में फैन होना शुरू हो गए। वो सर टेलीविजन वाला वो चीजें खत्म हो चुके थे। बिल्कुल, ये सब सुना हो तो जी। बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं। आपकी दो शॉर्ट्स फिल्में मैंने देखी, उसके बारे में रिसर्च की टीम के साथ। ससुर की कार और दूसरा आपका है आसरा। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये भी आपके किरदार में बहुत अहम रोल निभाता है। क्योंकि कहने को तो हम कह सकते हैं शॉर्ट्स फिल्में, लेकिन बहुत कुछ सिखा के तो जाती है लाइफ में। क्योंकि 2007 के बिल्कुल। बाद 2018 में आप किए, एक लंबा गैप रहा आपका। उस उसके बीच में मैंने एक माटी सीरियल किया था। जी। वो माटी सीरियल ये वो IMDb पे नहीं है, पता नहीं डायरेक्टर डाले नहीं, मैं डाल दूंगा उसको अभी, मैं भूल गया हूँ। वो जी। इससे दोनों से बेटर शॉर्ट फिल्म थी वो IMDb पे जो माटी जो है। अच्छा। तो एक माटी मैंने किया था, एक कुम्हार की कहानी थी, जी। जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसको बाजार में मार्केट में जाके बेचता है। तो वो अब जैसे कि आज के दौर में
मिट्टी के बर्तन लोग खरीदते नहीं हैं, और उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, मिट्टी के बर्तन बिक नहीं रहे हैं। तो ये जो उसकी मनोदशा है, परिवार के साथ स्ट्रगल है, तो वो उसको दर्शाया गया है कि कैसे वो एक अपनी चीजों को, जिसको प्यार करता है, जिसका एक खानदानी पेशा है, उसको मजबूर होके उसको छोड़ के किसी और पेशा में जाना पड़ता है, और लास्ट में वो रिक्शा चलाने लगता है, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन कोई खरीदता नहीं है। तो वो एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अ, दिल को टच करने वाली शॉर्ट फिल्म है, जिसको दादा साहब फाल्के में स्क्रीन अवार्ड मिला था उसको, उस फिल्म को, दिल्ली में। तो वो एक बेहतरीन शॉर्ट फिल्म है। फिर आसरा पे आते हैं। आसरा भी अच्छी एक किसान के ऊपर है, कि वो किसान जो है, उसके फसल जो है बो नहीं पा रहे हैं, और सूखा पड़ा हुआ है। तो कैसे सेम वही स्थिति है, मतलब सेम जी। कहा जाए तो सेम स्थिति है कि उसके परिवार को। तो वो ये दोनों मेरे दिल के करीब हैं। और ससुर की कार बहुत कॉमेडी वो था, वो कॉमेडी दो सटायर था, वो कॉमेडी दो सटायर था। एक मछली और एक भोर, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इसके बारे में थोड़ा आप बताएं दर्शकों को। मछली एक सीरीज है, जिनको अनिमेश वर्मा जी ने बनाया है। जी। तो वो बिहार के बैकड्रॉप पे है, जिसमें जो नौजवान होते हैं, उनकी बेरोजगारी के ऊपर है। उनके पास काम नहीं है, उन्होंने कॉलेज कर लिया है, लेकिन वो जॉब के लिए या रोजगार के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। तो कैसे वो गलत रास्ते पे भटक जाते हैं, और कैसे एक एक करके अ, उनके जीवन पे असर पड़ता है, उसी को लेके वो पूरी कहानी है, जिसमें मैंने भी एक नवयुवक का किरदार निभाया था। तो उस पे बेस्ड है, वो भी अच्छी स्टोरी थी, वो भी अच्छी है। और एक और नाम लिया आपने, भोर। वो भोर जो है, हाँ, भोर जो है, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, इंटरनेशनली और इंडिया में भी बहुत सारे अवार्ड्स लिया वो। और वो जी जी। उसमें उसमें एक बोल सकते हैं कि उसमें भी एक अदर जो लोअर कास्ट की कहानी है, ठीक है ना, जिसमें अ, एक लड़की, लोअर कास्ट की लड़की होती है, जो पढ़ना चाहती है और कैसे आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन समाज जो है, समाज में जो दिक्कतें हैं उसको लेकर है। और जब उसको सपोर्ट मिलता है, तो फिर वो टॉयलेट अपने घर में बनवाना चाहती है। ठीक है ना, एक टॉयलेट, एक प्रेम कथा आई थी, तो जी स्टोरी जी। वही थी। लेकिन ये थोड़ा सा रियलिस्टिक बेस स्टोरी थी, तो उसको लेके इसको बनाया गया था। इसमें मैंने एक बिहारी किरदार प्ले किया था, जो पलायन करके दिल्ली में काम करता है, और वो लड़की उनके पास आती है और कैसे उनको हेल्प करता है, यही सब है उसके उसकी कहानी में। अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है वो। सर, जी। मैं दो तीन क्वेश्चन के साथ उसके बाद मैं रैपिड राउंड पे जाऊंगा। खुद के करियर की अगर उतार चढ़ाव की बात करें, उसके अनुभव के आधार पे अगर युवाओं को आपको कुछ एडवाइस देना हो तो आप क्या देंगे, जो खास तौर पे सिनेमा की दुनिया में अपने आप को देख रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि जो इतना आपका लंबा सफर रहा सर, आपने सब कुछ देखा है, आपने उतार चढ़ाव भी देखा है, आपने पहला ब्रेक भी देखा है। आज भैया जी तो हर तरफ तारीफ हो ही रही है। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे सर, एडवाइस? नए लड़कों को तो यही एडवाइस है कि आप मेहनत करो, पहले सीखो, थिएटर करो। अगर इस लाइन में आना चाहते हो, पहले अपने अंदर तो झांक लो कि अगर अगर तुम ये नहीं करोगे तो मर तो नहीं जाओगे, इसके बिना जीना मुश्किल तो नहीं हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है। जी वो सर। जुनून चाहिए आपके अंदर। अगर वो जुनून है कि नहीं, मुझे इसके बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा, तो फिर आप सीखने की तैयारी करो, आप थिएटर करो, जो भी प्रोसेस है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो वो जरूरी है, पहले सीखो, खूब पढ़ाई करो, खूब किताबें पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। किताबें पढ़ने से आपको एक एक कैरेक्टर पे आपको काम करने में बहुत मदद मिलता है, आप जीने लगते हैं।
प्लस लोगों के बीच में जाओ, लोगों से मिलो, लाइफ से सीखो। बस लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। आप जितना बिल्कुल सर। मेहनत करोगे, मनोज सर बोलते हैं कि 30 साल तक खूब मेहनत करो, उसके बाद कुछ करो। 30 साल तक अपने आप को रगड़ लो, जितना रगड़ना है। जो भी आपको लगे कि मेरे अंदर कमियां है, उसको परख लो और उसको दूर करो, देन आओ। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप इतने सीखने के बाद यहाँ आ गए तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप जानते हैं अपना काम। आपको जो कैरेक्टर मिलेगा, आपको जो भी आप बात करेंगे, किसी से बात करने में आपको दिख जाएगा कि आप पढ़े लिखे हैं, सीखे हुए एक्टर हैं। तो वो जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। जी। बिल्कुल सर, एक और मतलब सवाल चलते हैं, उसके बाद मैं रैपिड राउंड पे जाऊंगा। आप फ्यूचर में ऐसे कौन से किरदार निभाना चाहते हैं अपने रोल के बारे में, जो आपको लगता है कि ये मिल जाए तो मजा आ जाए सर? ऐसा कुछ अभी तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, अभी तो बहुत कोई इसीलिए सर, किरदार मैं इसीलिए निभा ही नहीं पाया हूँ। मुझे इसीलिए पूछ बहुत रहा हूँ। सारे किरदार निभाने हैं। ये सब पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है। मैं अ, हर तरह का किरदार निभाना चाहता हूँ। मैंने जिस तरह से तैयारी करी है थिएटर में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं अपने आप को हर किरदार में ढालने की कोशिश करी है। मैं सीरियस करता, अभी तो मैं सीरियस कर रहा हूँ। जोरम में सीरियस किया था, इसमें भी सीरियस ही है मेरा। मैं कॉमेडी अच्छा करता हूँ, मैं कॉमेडी करना चाहूंगा। फिर मैं डांस अच्छा करता हूँ, मैं एक एक स्टोरी ऐसा करना चाहता हूँ जो डांस बेस हो। तो हर तरह के किरदार मुझे चाहिए। मैं अपने आप को तैयार करके रखा हूँ कि जो किरदार मिले मैं उसके लिए भरपूर तैयारी के साथ उतरूं और दिखाऊं, लोगों को मनोरंजन करूं। एक तो मनोज सर के साथ जी। आपका सपना तो पूरा हो गया, उनके साथ काम करने का, एक एक नहीं दो दो बार सर। और सर मैं जानना चाहूंगा, ऐसे कौन से आपके ड्रीम डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं जिनके साथ आप बड़े पर्दे पे अपने आप को देखना चाहते हैं? अरे ये तो सवाल, टीम डायरेक्टर अब सारे हैं। अब मुझे अब मैं जिस जिस स्थिति में हूँ और जिस जगह पे हूँ, मुझे अब सारे डायरेक्टर के साथ काम करने हैं। मुझे जी पर्टिकुलर किसी के साथ नहीं, मैं क्योंकि हर किसी का अपना एक कन्विक्शन होता है, हर बिल्कुल डायरेक्टर सर। का। मुझे हाँ, तो मैं कॉमेडी भी मैं रोहित शेट्टी जी के साथ भी करना चाहता हूँ। मैं आपके यशराज बैनर के साथ करना चाहता हूँ। मैं सबके साथ करना मैं चाहता हूँ। मैं आमिर खान के बैनर के तले करना चाहता हूँ। ये लोग सारे अच्छे सिनेमा बनाते हैं। मैं अजय देवगन जी के साथ करना चाहता हूँ कि मेरा पहला उनको देख के मेरे अंदर आया कि मैं भी एक्टर बनूं। मुझे अजय देवगन बहुत पसंद है। तो मुझे सबके साथ काम करना है। मुझे बस काम करते रहना है और अच्छा काम करना है। मैं अच्छा काम करके दूं। बिल्कुल आपकी 20 पूरी में जी। ऐसी हमारी दुआएं सर। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ साझा करना चाहें, बताने चाहें तो आप बता सकते हैं। अभी मुनमुरेन आने वाली है। जी वो थोड़ा सा ऑर्बिट सिनेमा है। जी जी। लेकिन बहुत ही बेहतरीन कहानी है उसकी। एक वो आने वाली है। और उसके बाद एक कोविड स्टोरी किया हूँ रिचा चड्ढा के साथ। जी एक वो है। और एक मैं अपना म्यूजिक वीडियो बनाया हूँ खुद का। तो वो मैं रसप्रिया पे बनाया हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। जी उनकी कहानी रसप्रिया पे मैंने एडॉप्ट किया है। तो उस पे अभी काम कर रहा हूँ, पोस्ट का काम चल रहा है। तो वो बहुत जल्द इसके बाद आपके सामने आएगा। जी। तो ऐसे है। मैं सिंगिंग भी करता हूँ तो इसलिए सिंगिंग भी कर लिया। एक चलिए। बटोही में म्यूजिक वीडियो बनाया था, वो ओके सर। लॉकडाउन में, जिसको सभी लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया था। मनोज सर ने किया था, पंकज त्रिपाठी जी ने किया था, रवीश कुमार जी ने एनडीटीवी पे उस गाने को चला दिया था, मेरे नाम से पूरा गाना ही चला दिया था। इससे बड़ी उपलब्धि तो क्या वो हो सकती माइग्रेशन के ऊपर था। हाँ, है? जी लॉकडाउन के समय बनाया था मैं। हाँ। जी। तो फिर दूसरी एक म्यूजिक वीडियो ला रहा हूँ मैं। ठीक है सर, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आपके चाहने वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते रहें, माँ बाप के चेहरे पर लाते रहें, और अब नए नए किरदार में देखें। शुभकामनाएं सर। अब हम रैपिड राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बिना किसी सोचे, मतलब टाइम ज्यादा नहीं लेना, आपको 1 वर्ड में आपको जवाब देना है। सर तैयार हैं आप?
अरे ये समझ में नहीं आता, पूछिए। सर मैं मतलब आप अच्छा, बहुत अच्छा किरदार भी करते हैं, जवाब भी अच्छा देंगे। अगर आपको एक वर्ड में अपने सबसे फेवरेट वर्क जो आपको याद हो बॉलीवुड में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे? मेरा जुर्म का काम बेहतरीन था। मैं उसको ताज जिंदगी याद रखूंगा। ऐसा आपके अंदर हिडन टैलेंट जो जुर्म। आपके आसपास के लोग ना जानते हो सर? मैं बहुत बढ़िया डांसर भी हूँ। सर अभी बातचीत करते समय आपके जहन में, दिमाग में ऐसा कौन सा गाना आपके दिमाग में सॉन्ग है? आप 10 को बताएं। अभी तो मुझे भैया जी का गाना याद जेके बहुत बाग का करेजा, अभी तो वही चल रहा है। बहुत बहुत स्मार्टली आप जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है सर। सर पहली बार जब आपने पैसा कमाया तो सबसे पहले आपने क्या खरीदा? सबसे पहले तो मैं अपने घर पे भेज दिया था मम्मी को पैसा। अ, पैसा घर पे भेज दिया था मैं। सर आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस जिनसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं मोस्ट ऑल टाइम? टाइम मेरे फेवरेट मनोज मनोज जी हैं, ऑल टाइम फेवरेट हैं। अच्छा सर। ऑल टाइम। आपके अगर बात करें दो ऐसे सेलिब्रिटी जिन्हों आपको अपने घर पे इनवाइट करना हो डिनर के लिए, तो आप किन्हें बुलाएंगे? पहले तो मनोज सर को बुलाऊंगा, मीट खिलाऊंगा, वो आना चाह रहे हैं। अच्छा। और मनोज सर, सर को बुलाऊंगा क्या ये। अच्छा सर, हाँ। और आपके फेवरेट सिंगर कौन है सर? मेरे फेवरेट सिंगर अभी तो मुझे अरिजीत सिंह बहुत प्यारे लगते हैं। सुनता आपकी हूँ, अच्छा लगता है। आपके फेवरेट मूवी जो ऑल टाइम आपको सबसे अच्छा लगा? अब बिहार के मेरे भरत शर्मा जी बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको बचपन से सुनता रहा हूँ। और आज तक उनके गाने मुझे मेरे जुबान पे रहते हैं, मुझे याद है। हिंदी बिल्कुल। गाने में भूल चुका हूँ, लेकिन भरत जी शर्मा जी का सॉन्ग में हमेशा याद रहता है मुझे। आपकी फेवरेट मूवी जो ऑल टाइम आपको लगती कि ये हमेशा मेरी फेवरेट रहेगी आपकी लिस्ट में? अभी दो फिल्म है, जोरम और भैया जी, हमेशा ओ, खाने में रहेगी। क्या पसंद है सर आपको? खाने में मुझे मटन पसंद है, और चंपारण से हूँ तो। और उसके बाद दाल भात, और मुझे आलू का भुजिया जो है वो मैं बेहतरीन बनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं सादे खाने में, मुझे सादा खाना ज्यादा पसंद है। दाल भात आलू का भुजिया, और छुट्टियों अचार में उचार चाहिए उसमें। छुट्टियों में आप कहाँ घूमना जी जी। चाहेंगे? हॉलीडे। मुझ- मुझे लगता है कि मैं शूटिंग के समय तो घूम ही लेता हूँ, मुझे बार बार गाँव मुझे याद आता है। तो मुझे लगता है कि मैं जब भी हॉलीडे हो तो मैं अपने गांव चला जाऊं, अपने बगीचा में रहूं, घर पे रहूं, क्योंकि ऐसा मैं बहुत मिस करता हूं। हॉलीडे में मैं अपने घर जाऊंगा, और बाकी शूटिंग के सिलसिले में तो मैं घूम ही लेता हूँ कहीं ना कहीं। हॉलीडे में रहूंगा अपने घर पे, अपने जमीन पे, अपने हवा में, आप जहाँ बचपन में मैंने बिताया उस जगह। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा, आपसे लगा बातचीत करके। आपने दर्शकों के कई सारे जवाब दिए जो उनके सवाल थे। कोई ऐसा सवाल जो मुझसे रह गया हो, पूछने में शायद भूल हो गई हो? आप, स्क्रीन आपका है, कैमरा नहीं आपकी मैं तरफ है, आप कह सकते हैं जी सर। जी। जी जी, मैं भैया जी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि भैया जी जी एक बहुत ही दिल से बनी हुई सिनेमा है, जिसको सब लोगों ने एक बहुत मेहनत करी है। जी। और मैं तो पूरे शेड्यूल में था मैं, मनोज सर के साथ। मनोज सर ने बहुत मेहनत की है। वो जिस तरह का एक्शन कर रहे हैं इसमें, तो हम देख के दंग रह जाते थे। और वो सब कुछ किसी बॉडी डबल के थ्रू उन्होंने नहीं किया है, खुद खुद किया है, सारे एक्शंस किया है उन्होंने। और बहुत मेहनत किया है उन्होंने, हम सबसे करवाया भी है उन्होंने। तो मैं चाहता हूँ कि एक प्यारी सी एक इमोशनल और एक्शन फिल्म है ये। मैं चाहता हूँ कि लोग, दर्शक सिनेमा हॉल तक आए और हमें प्यार दें, मनोज सर को प्यार दें, उनको एक अलग रूप में देखें। और बहुत खुशी होगी, हम पूरी टीम को बहुत खुशी होगी। बिल्कुल। मैं भी बस।
मैं भी अपने जो हमारे साथ जुड़ते हैं, लाइव देखते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे ऑडियंस जो है, उन सबसे मैं भी गुजारिश करूंगा आप जाएं। मनोज सर को पहली बार आप इस रोल में देखेंगे जहां आपको एक्शन के साथ फैमिली सब कुछ आपको पैकेज मिलेगा। आपके किरदार को भी देखें, आपको ढेर सारा प्यार दें। सर आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप इस समय घड़ी में तो 12 बज गए, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया बात करके। आ, थैंक यू। इस बार अमरेंद्र शर्मा जी थे, उनसे हमने बात की। भैया जी साथ में बिहार से लेके मुंबई का रास्ता हमने तय किया, उनके सपनों के माध्यम से जाना कि क्या क्या उनके उतार चढ़ाव रहे जिंदगी में, और अभी तो उनकी मंजिलें बाकी हैं उसे तय करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को भी ये इंटरव्यू देख के बहुत कुछ मोटिवेशन मिलेगा और सीखेंगे। अगली बार फिर मैं आपके साथ आऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। अभी के लिए हमें दें इजाजत। बाकी इंटरेस्टिंग बॉलीवुड इंटरव्यूज के लिए देखते रहे हमारा चैनल। फिल्मेनिया, जिंदगी, जज्बात और सिनेमा।